हाय एवरीवन। आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं नोबेल प्राइजेस फॉर 2022, जो कि आपकी यूपीएससी के एग्ज़ाम से काफ़ी रिलेवेंट रहने वाले हैं, क्योंकि जिन डिस्कवरीज़ पर ये नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं मोस्टली उन डिस्कवरीज से रिलेटेड आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये पीसीएस और यूपीएससी और अदर वन डे एग्ज़ाम्स के हिसाब से काफ़ी रिलेवेंट वीडियो होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ स्टार्ट कब हुआ था। तो नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था 1901 में, जो कि स्टार्ट किया गया था एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, जो कि एक काफ़ी बड़े इन्वेंटर एंटरप्रेन्योर साइंटिस्ट बिजनेसमैन और हु आल्सो रोट पोएट्री एंड ड्रामा। इनके काफ़ी सारे इंटरेस्ट हुआ करते थे, जिसने नींव रखी है नोबेल प्राइज़ की, जो अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। इन्होंने अपनी आखिरी वसीयत में जितना भी उनके पास धन संपत्ति थी वो इस नोबेल प्राइज़ ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया था, इस्टेब्लिश करने में लगा दिया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि 6 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है 1901 से। फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस में। पर इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ है वो 1968 में हुआ है। ओरिजिनल नोबेल प्राइज़ लिस्ट में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया है मेडिसिन और फिजियोलॉजी में स्वांते पावो को, जो कि पेलियोंटोलॉजिस्ट हैं। और ये जो नोबेल प्राइज़ है ये दिया गया है एक डिस्कवरी पे, जो कि ह्यूमन एवोल्यूशन को काफ़ी अच्छे से डिफाइन करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, थोड़ा सा इसके कंटेक्स्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, होमोसेपियंस से पहले भी हमारे ब्रीड रहा करती थी ह्यूमंस की, जिसे हम निएंडरथाल्स कहते थे। और होमोसेपियंस उनके 1 लाख साल बाद आके धरती पे दिखे हैं पहली बार, जो कि 3 लाख ईयर्स पहले था। और निएंडरथल्स 4 लाख ईयर्स पहले आ चुके थे, और वो 30,000 ईयर्स पहले एक्सटेंट हो चुके हैं। सिर्फ ओनली अब होमोसेपियंस हैं इस अर्थ पे। तो देखते हैं कि डिस्कवरी कैसे, क्या इन्होंने डिस्कवर किया है। तो इनकी थ्योरी के हिसाब से बताया जाता है कि 70,000 ईयर्स अगो होमोसेपियंस जो अफ्रीका में ओरिजिनेट हुए थे वो माइग्रेट कर गए थे अफ्रीका से मिडिल ईस्ट में, और फिर उसके बाद वो पूरी दुनिया में फैल गए। और इनकी थ्योरी में इन्होंने सबसे पहले, जो इनकी थ्योरी का मेन क्रक्स है वो है कि इन्होंने एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का क्लीन डीएनए निकाल के दिखाया है, जिसके कारण हम काफ़ी सारी डिस्कवरीज कर पाते हैं कि निएंडरथल्स का नेचर और वो हमसे कितने ज़्यादा क्लोज थे होमोसेपियन से। तो इनका जो डीएनए निकालने का जो तरीका है वही इनको नोबेल प्राइज़ दिलाया है उसने। तो देखते हैं इन्होंने कैसे डीएनए निकाला है। इनका पहले मानना था कि जो हज़ारों साल बाद जो डीएनए के ट्रेसेस बचते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे ट्रेसेस रह जाते हैं, जो कि कंटेमिनेट हो जाते हैं फॉसिल्स बनकर, ग्राउंड के अंदर दबे रहने के कारण उनमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ह्यूमन जो एफर्ट्स इतने सारे लगाए गए हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण काफ़ी सारे चेंजेस उनमें आ जाते हैं। इसलिए क्लीन डीएनए निकालना काफ़ी हार्ड काम है। और नोबेल कमेटी ने भी ये बताया कि जो उन्होंने करके दिखाया है इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जो डिस्कवरी उन्होंने की है क्लीन डीएनए की। तो इन्होंने सबसे पहले पाबो ने एक्सट्रैक्ट किया था डीएनए फ्रॉम बोन स्पीशीज एक्सटिंक्ट। होमिनिन्स का मतलब होता है होमिनिन्स जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो कि ह्यूमन की तरह एक क्रिएचर जो रहा करता था जो एक्सटिंक्ट हो चुका है उसे होमिनिन्स कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले निएंडरथल की बोन निकाली थी जर्मनी से, जिसके कारण इस ब्रीड का नाम निएंडरथल रखा गया था। फिर उसके बाद इन्होंने एक फिंगर बोन निकाली थी साइबेरिया से, डेनिसोवा केव में, जिस जिस कारण से जो डेनिसोवा केव में जिस ह्यूमन की बोन मिली है उसे डेनिसोवेंस कहा गया है। तो इन्होंने ये डिस्कवरी करी है। फिर उसके बाद इन्होंने फाइलोजेनेटिक ट्री, जो कि ये बताता है कि होमोसेपियंस एंड निएंडरथल्स कितने क्लोज थे जीन फ्लो में, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। ये जो ट्री है बी कैटेगरी में जो मैंने रखा है, आप इसे देख सकते हैं। और फिर इन्होंने बताया कि 40,000 ओल्ड 2008 में 40,000 ईयर ओल्ड फ्रेगमेंट फ्रॉम अ फिंगर बोन जो डेनिसोवा केव में इन्होंने निकाला था साइबेरिया में, उन्होंने उसे निकाला है। और एक्सेप्शनली जो बहुत अच्छी कंडीशन में उन्हें मिल चुका है डीएनए उसका प्रिजर्व पावो को। और फिर उन्होंने उसे सीक्वेंस करके निकाला और उन्हें पता चला कि निएंडरथल्स और डीएनए सीक्वेंस वाज वेरी यूनिक फ्रॉम निएंडरथल्स, जो डेनिसोवा केव के ह्यूमन क्रिएचर का मिला है उससे काफ़ी अलग था। और पावो ने बताया है कि ये जो होमिनिन था ये पहले अननोन था, जिसे डेनिसोवा का नाम दिया गया है।
और इसका कंटेम्प्रेरी ह्यूमन से जब इसका सीक्वेंस को मैच किया गया तो ये काफ़ी जो होमोसेपियंस हैं उनका और डेनिसोवा के बीच में जीन फ्लो हुआ है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग हुई है, कहीं ना कहीं ये लोग इंटरेक्ट किए गए हैं एक दूसरे से। इनकी ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई है इसी कारण से, क्योंकि ये इसने बिल्कुल एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके दिखाया है। और इन्होंने एक इनकी ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है स्वांते पावो की, इन्होंने एक नया ही डिसिप्लिन ओरिजिनेट कर दिया है जिसे पेलियोजेनोमिक्स कहा गया है। आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखें, मैंने इस पर स्टार भी लगाया है, पेलियोजेनोमिक्स, क्योंकि ये आपके यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ पेलियोजेनोमिक्स रिसेंटली इन यूज़। तो ये आपको ध्यान रखना है, और आपके पास इसका पीडीएफ रहेगा तो प्लीज़ इसको सेव करके अच्छे से रखें या नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लें। तो पाबो ने ये बताया है कि बहुत ज़्यादा जब ये जो होमोसेपियंस हैं और इन्होंने जब माइग्रेट किया वर्ल्ड अफ्रीका से और पूरे वर्ल्ड में फैले, और डेनिसोवियंस जो थे वो ईस्ट में एशिया में यूरेशियन कॉन्टिनेंट में गए थे, और निएंडरथल्स जो थे वो यूरोप की तरफ गए थे, और इन्होंने अपने डीएनए के ट्रेसेस काफ़ी जगह पे छोड़े हैं। तो यही डिस्कवरी थी स्वांते पावो की। और इनकी जो डिस्कवरी है ये बताने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि होमोसेपियंस डेनिसोवन से और निएंडरथल से अलग क्यों हैं, और हम ही क्यों सरवाइव कर पाए हैं इतने सारी कैलेमिटीज़ को और इतने सारे चेंजेस को। तो ये इनकी जो डिस्कवरी है ये इस चीज़ में बहुत हेल्प करने वाली है, इस स्ट्रीम में, इस नीश में। इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजियोलॉजी की तरफ से, स्वांते पावो, प्लीज़ याद रखना। चलिए नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ दिया गया है क्वांटम इंटेंगलमेंट, यानी कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ है ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है 3 लोगों को, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर एंड एंटोन जीलिंगर। तो पहले ये जान लेते हैं कि क्वांटम पार्टिकल क्या होते हैं। क्वांटम पार्टिकल इज द स्मॉलेस्ट फिजिकल पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट बीइंग ब्रोकन डाउन। ये सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं जो जिन्हें फिर फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। और ये हमेशा से एक डिबेट का टॉपिक रहा है कि इनका नेचर कैसा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार बोला था कि ये जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी स्पूकी। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है। एलन एस्पेक्ट और जॉन क्लॉजर जो दोनों यूएस के हैं, और एंटोन ज़्लिंगर ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया है कि जो क्वांटम एंटेंगलमेंट है ये एक रियल थ्योरी है, क्योंकि इसे पहले ये समझा जाता था कि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में थ्योरी है, जो कि इसके हिडन वेरिएबल्स के कारण ऐसे बताया जा रहा है, पर इसके बारे में कोई वैलिड प्रूफ नहीं था। पर इन तीनों लोगों ने अपनी अपनी जगह पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये प्रूव करके दिखाया है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट इज़ रियल, और इससे बहुत ज़्यादा ह्यूमन रेस को एक डेवलपमेंट की ओर ले जाने वाली है ये टेक्नोलॉजी। तो इससे पहले एक और थ्योरी जो बहुत फेमस थी वो थी जॉन बेल की, बेल्स इनइक्वालिटी। बेल्स इनइक्वालिटी ये बताती है कि जो इन्हीं के नाम पे रखी गई है बेल्स इनइक्वालिटी, जो हिडन वेरिएबल है कोई क्वांटम पार्टिकल्स के बीच में, जिसके कारण वो दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं, ना कि कोई उनमें एक यूनिवर्सल रिलेशन बन जाता है इंटेंगल का। पर ये जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी है उसमें ये बताया गया है कि ये जो चेंजेस हैं वो एक सर्टेन वैल्यू पे आके रुक जाएंगे, ये हमेशा नहीं चलते रहेंगे, ये कुछ टाइम के लिए रहेंगे और फिर उसके बाद ये बंद हो जाएंगे। पर जो एस्पेक्ट और जिलिंगर की और जॉन क्लॉजर की थ्योरी है, उन्होंने एंटेंगलमेंट को बहुत अच्छे से बताया है कि जैसे भी कोई पार्टिकल्स जो कभी ना कभी इंटरेक्ट किए होंगे, वो कभी अगर एंटेंगल हो जाते हैं तो वो किसी एक दूसरे से जितने भी दूर रह लें, पर अगर किसी एक को कुछ रिएक्शन या कोई चेंजेस आते हैं एक पार्टिकल में, और भले ही वो बहुत दूर हों, जैसे एक पार्टिकल दिल्ली में है और एक पार्टिकल आपका यूएसए में है, और वो कभी ना कभी इंटरेक्ट किए हों, तो जो दिल्ली में पार्टिकल है अगर इसमें कोई चेंजेस आते हैं तो जो यूएसए में पार्टिकल है उसमें भी वही चेंजेस आएंगे। ये है क्वांटम एंटेंगलमेंट, जो कि आपको बताएं कि ये क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी आपके फर्दर डेवलपमेंट्स में, फ्यूचर डेवलपमेंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। जैसे कि इसके यूजेस हो सकते हैं क्वांटम में, देखिए जैसे ये लास्ट पैराग्राफ है, क्वांटम एंटेंगलमेंट प्रॉपर्टी इज नाउ बीइंग यूटिलाइज्ड टू बिल्ड कंप्यूटर्स called quantum computers which exploit the quantum behavior of the particles to overcome challenges considered unsurmountable. It is being used to create secure communication algorithm
दैट वुड इम्यून हैकिंग। आपके कंप्यूटर हैकिंग को भी इम्यून कर देगी। क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इसी वजह से इन लोगों को फिजिक्स में क्वांटम एंटेंगलमेंट पे नोबेल प्राइज़ मिला है 2022। 3 लोगों का नाम आप याद रखना। और क्वांटम एंटेंगलमेंट यानी कि आपको सीधी सीधी भाषा में सिर्फ ये याद रखना है कि जो भी क्वांटम पार्टिकल्स कभी इंटरेक्ट किए होंगे, अगर वो इंटेंगल हो जाते हैं तो उन दोनों के डिस्टेंस के कारण उनमें कोई चेंज नहीं रहता है। अगर किसी एक को भी कोई चेंज आते हैं एक में, तो वही सेम चेंज दूसरे में भी आएंगे। सीधा सिंपल, आप बस इतना याद रखिए, क्योंकि वो रिसेंटली न्यूज़ करके यूपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट वाज रिलेटेड टू रिसेंटली इन न्यूज़ फिजिक्स केमिस्ट्री और समथिंग, ये सब चीज़ें भी पूछ सकता है। तो उस हिसाब से आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक दिखवाऊंगा क्वांटम से रिलेटेड, जो कि 2022 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो तीसरा नोबेल प्राइज़ दिया गया है केमिस्ट्री पे, क्लिक केमिस्ट्री। तो सब केमिस्ट्री से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये क्लिक केमिस्ट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे बड़ी बात है कि जो नेचर की एफिशिएंसी है, उससे ह्यूमंस आज भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि जो नेचर में चेंजेस आ जाते हैं या नेचर में कुछ भी बनता है, तो वो इतने अच्छे तरीके से, इतने एफिशिएंटली कैसे बन जाता है बिना किसी बाय प्रोडक्ट्स या वेस्ट के। और जब हम कुछ करने जाते हैं तो उसके साथ बाय प्रोडक्ट्स बहुत सारे आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है उसके साथ, और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो क्लिक केमिस्ट्री यही बताती है। क्लिक केमिस्ट्री का सीधा सीधा आइडिया ये है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, द आइडिया इज दैट वाइल ट्राइंग टू प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर कंपाउंड और अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, वन मस्ट लुक फॉर अ स्टार्टिंग मॉलिक्यूल दैट इजिली रिएक्ट विद ईच अदर। इन अनदर वर्ड्स, look for molecules that easily fit into each other or click with each other. It makes resultant chemical reaction more efficient. मतलब जैसे कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, उन्हीं को लेके इन तीनों लोगों ने अपनी थ्योरी दी है, अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी फील्ड्स में। इन तीनों लोगों का नाम है कैरलॉन बेर्तौजी, ये यूएसए से हैं, और मॉर्टन मेल्डाल, ये 68 ईयर्स के हैं, डेनमार्क से। प्लस बेरी शार्पलेस ही ने सबसे पहले इसकी इनिशिएट किया था केमिस्ट्री को, ये भी यूएसए से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे की कैसे इन्होंने अपनी अपनी जगह पर कैसे वर्क किया है। क्वांटम इंटेंगलमेंट आप इस फिगर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो क्लिक करते हैं जैसे जैसे एक सीट बेल्ट की तरह, देख सकते हैं आप, ये होता है क्लिक। और केमिस्ट्री यानी कि दो ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे में तुरंत क्लिक कर जाएं, उसे कहते हैं क्लिक केमिस्ट्री। और शार्पलेस का जो इसमें वर्क है, द रिएक्शन वाज मेन टू इंट्रोड्यूस नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड दैट वाज बीइंग यूज्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रग इंडस्ट्री। इन्होंने अपने टाइम में जब इन्होंने अपनी रिसर्च करी, एक्सपेरिमेंट्स किए, तो इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ड्रग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और उनको इन्होंने उसमें ड्रग इंडस्ट्री में वही प्रोडक्ट निकालने के लिए जो पहले मेथड्स यूज़ किए जाते थे, उनमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी निकल के आते थे, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकल के आते थे, और जो भी कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं था। इन्होंने जब ये क्लिक केमिस्ट्री का अपना कॉन्सेप्ट निकाला, तो इन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो ड्रग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है उन्हें बनाने का, वो इतने अच्छे से क्लिक करते हैं कि उनका कोई बाय प्रोडक्ट नहीं आता है, जिसकी वजह से कोई वेस्टेज भी नहीं होता है। फिर उसके बाद मॉर्टन मेल्डाल का भी एक वर्क है, जिन्होंने जिन्होंने कॉपर कैटेलाइज्ड आजाइड अल्कनाइन साइक्लो एडिशन, ये एक एलिमेंट को बनाया है। दिस इज एन एलिगेंट एंड एफिशिएंट केमिकल रिएक्शन दैट इज नाउ widespread in use. Among many other uses, it is utilized in the development of pharmaceuticals for mapping DNA, creating materials that are more fit for purpose. जो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, और ये इतना एफिशिएंट हुआ है कि इससे डीएनए मैपिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। और वैसे ही कैरोलिन बेर्तोजी, इन्होंने इसे अलग लेवल पे ले जाके इन्होंने उसे लोगों के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल बताने के बारे में रिसर्च करी है। जैसा कि इन्होंने बताया है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, जो कि कई ऐसी बीमारियों को सही कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग सो मच मनी एंड रिसोर्सेज, और जिनका बाय प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा उतना नहीं निकलता है। जैसे कि एक कैंसर सेल है, उसके ऊपर एक ग्लाइकेन की लेयर बन जाती है, और उस ग्लाइकेन की लेयर को हटा भी देगा ये मॉलिक्यूल जब आप क्लिक केमिस्ट्री का यूज़ करेंगे। जो मॉलिक्यूल्स ऐसे एक दूसरे से रिएक्ट करते होंगे, जिसमें आपका ज़्यादा कॉस्ट कटिंग भी नहीं आएगी और ग्लाइकेन की लेयर भी हट जाएगी, तो ये कैंसर ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है।
तो आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा ये बन सकता है कि क्लिक केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे यूज़ की जा सकती है। तो आपको ये तीनों एग्जांपल्स भी मिल सकते हैं स्टेटमेंट्स में, और तीनों लोगों के नाम भी मिल सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको याद रखना है, और आप इस PDF से हेल्प लेते रहेंगे तो ये आपके काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इकोनॉमिक्स में दिया गया है, जो कि 1968 में स्टार्ट हुए थे इकोनॉमिक्स। ये 3 लॉरेट्स हैं। पहले हैं बेन बर्नार्ड जो USA से हैं, और डग्स डगलॉस डगलॉस डायमंड जो कि भी USA से हैं, और फिलिप डेविग ये भी USA से हैं। जो बर्नार्ड है उन्होंने अपना अलग से कंसेप्ट दिया है, जो उन्होंने कुछ और रिसर्च करी इकोनॉमिक्स में, और डेविग और डायमंड ने साथ में अपना वर्क निकाला। तो पहले हम बर्नार्ड का वर्क देख लेते हैं। बर्नार्ड का वर्क पहले बर्नार्ड ने एनालाइज किया है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। आपको पता होगा कि वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट डिप्रेशन है 1930 का, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आया है। बर्नार्ड ने बताया है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि बैंक के जो फेल हुए थे उस टाइम पे 1930 में, वो बैंक का जो फेलियर है वो एक इस डिप्रेशन का कॉन्सिक्वेंस है। पर असलियत में बात यह है कि बैंक फेलियर ही असली कारण है ग्रेट डिप्रेशन के, क्योंकि वो डिप्रेशन इतना बड़ा नहीं था जो कि उसे बैंक रन ने, यानी कि बैंकों की एफिशिएंसी या फिर बैंकों की खस्ता हालत ने उसे इतना बड़ा बना दिया। जैसे कि उन्होंने देखा कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी डाउन जा चुकी थी, तो लोगों के अंदर एक फियर पैदा हो गया। तो लोगों ने अपनी जो सेविंग्स के डिपॉजिट के पैसे थे वो सारे निकालने चालू कर दिए, विड्रॉ करना, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं रहा बैंक्स पे कि वो उनका पैसा डूब ना जाए कहीं, या फिर ख़त्म ना हो जाए कहीं ना कहीं। तो उन लोगों ने पूरे पैसे इकट्ठे निकालने स्टार्ट कर दिए, जिस कारण से, क्योंकि आपको पता है कि बैंक कैसे वर्क करता है। बैंक्स में हम कुछ पैसा जमा करते हैं, जैसे ए ने पैसा जमा किया और बी को बोरो करना है। तो ए ने 6,000 रुपये जैसे मान के चलिए जमा किए हैं यहाँ पर बैंक में। तो बैंक पैसा ऐसे कमाता है कि आपके 6,000 जमा किए हुए पे वो आपको 6% का इंटरेस्ट देगा, और बी को उससे 6,000 रुपये अगर बी को उधार लेने हैं या क्रेडिट पे पैसे लेने हैं, तो बी को वो 8 या 10% पे देगा, जिसमें कुछ 6% तो उसे आपका इंटरेस्ट देना है, और फिर 4% वो अपने पास रख लेगा। तो वही बैंक की अर्निंग होती है। पर जब बैंक रन्स होते हैं, यानी बैंक रन्स का मतलब होता है कि अचानक से बहुत बड़ी पॉपुलेशन का एकदम से पैसे विड्रॉ कर लेना बैंक से। तो बैंक रन की सिचुएशन में जो बैंक के पास सेविंग्स होती हैं, वो मोस्टली जो सेविंग्स हम और आप करते हैं, जो कि नियर मनी जिसे कहा जाता है, जिसे हम कभी भी निकाल सकते हैं, वो मोस्टली वो लोग बोरोवर्स को लैंड कर देते हैं। और अचानक से बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर विड्रॉ होने लगे तो उनके पास उतना अमाउंट होता नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पे दे चुके होते हैं बोरोवर्स को प्रोजेक्ट के लिए। तो बैंक रन की सिचुएशन में ही जब पैसा बहुत ज़्यादा निकाला गया, तो उस कारण से ये डिप्रेशन बहुत बड़ा हो गया, जो कि ये इतना बड़ा डिप्रेशन नहीं था। ये थी बेन बर्नार्ड की थ्योरी। फिर इसके बाद आते हैं हम डगलस डायमंड और फिलिप डेविक की थ्योरी पे, जिन्होंने एनालाइज किया है 2008 के सबप्राइम क्राइसिस, जो कि प्रॉपर्टी के कारण हुए थे यूएस में। 2008 का सीन ऐसा था, आपको बताऊं, आपने अगर मृणाल सर से क्लासेस ली हैं तो मृणाल सर ने भी शायद यूट्यूब पे वीडियो कवर की है 2008 सबप्राइम क्राइसिस में। तो उन्होंने बताया था, मतलब 2008 में यूएस में ये हुआ था कि अचानक से हाउसिंग लोन्स बहुत ज़्यादा दिए जाने लगे थे नॉर्मल पॉपुलेशन को, जो कि इंसान पैसे वापस कर भी नहीं सकता है, उसे भी लैंड किए जा रहे थे, जैसे जॉम्बी लैंडिंग कहते हैं। और उसे पैसे देने के बाद जैसे इंटरेस्ट पे काफ़ी सारा लोन लैंड कर दिया गया है लोगों को, इस वजह से। और फिर लोग उन्हें एनपीए हो गया, क्योंकि लोग डिफ़ॉल्ट कर गए, लोन वापस कर नहीं पाए, क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं थी जिस हिसाब से उन्हें लोन दिए जा रहे थे। तो अचानक से बैंकों में क्राइसिस आ गए, और उस हिसाब से अचानक से पूरा जो ये बबल बन रहा था हाउसिंग का, वो बबल एकदम से बस्ट हो गया, जिसके कारण काफ़ी बड़ी सबप्राइम क्राइसिस आई थी 2008 में, और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन और रिसेशन का पीरियड था। तो ऐसी ही ये चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए डायमंड और डेविग ने ये 1983 में इस सिचुएशन को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने अपने एक पेपर में उन्होंने इस थियोरेटिकल कंसेप्ट को समझाया था नॉर्मली, कि ये जो बैंक होते हैं, बैंकों का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में, एक रिसेशन या फिर एक बहुत बड़े डिप्रेशन से बचाने के लिए, जिससे 2008 के बाद लोग बैंकों को थोड़े गलत नज़र से सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज की तरह देख रहे थे। पर बैंकों का काम एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस क्रिएट करना है सोसाइटी में। तो उन्होंने ये बताया
कि बैंक जो होते हैं, जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है डायमंड थ्योरेटिकल कंसेप्ट लिक्विडिटी फॉर सेवर्स, तो उन्होंने ये बताया कि बैंक्स आर एबल टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्टिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। एक ये कॉन्सेप्ट है मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे बैंक के जो एसेट होते हैं वो लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी पे देते हैं। जैसे उस टाइम पे सब प्राइम क्राइसिस में बैंक्स ने अपने पैसे हाउसिंग कंपनीज को दिए थे, जो हाउस बिल्ड करती हैं, बिल्डर्स को, इन सबको। तो ये जो पैसा दिया जाता है ये बड़े लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। और जो इंसान सेविंग्स अकाउंट में या फिर अपने बैंक में पैसे जमा करता है वो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। तो इस मैच को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं, ये थ्योरी 1983 में डायमंड एंड डेविड ने दे दी थी। तो इन्होंने इस थ्योरी का नाम दिया था मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने बताया था कि जो बैंक होते हैं उनकी लाइबिलिटीज़ शॉर्ट टर्म की होती हैं और डिपॉजिटर जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं, पर बैंक एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है और जो लॉन्ग टर्म की मैच्योरिटी है बैंक अकाउंट में उसे वो ट्रांसफॉर्म कर देता है शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी में, जिसके कारण से वो ये जो गैप है लॉन्ग टर्म लैंड करने का और शॉर्ट टर्म में लोगों के पैसे जो लाइबिलिटीज़ हैं उसकी वो वापस विड्रॉ के टाइम पे देने का, उसे वो लोग टैकल करते हैं मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। तो आप ये इकोनॉमिक्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन रिसेंटली न्यूज़। तो ये आपको याद रखना है और पीडीएफ आपके पास है तो प्लीज़ ऐसे नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। चलिए, ये चारों हो चुके हैं हमारे फिज़िक्स का। फिज़िक्स, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। अब है लिटरेचर, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। ये दिया गया है एनी एर्नॉक्स, जो कि फ्रांस की हैं। एनी एर्नॉक्स को जाना जाता है कि इन्होंने जितनी भी अपनी बुक्स लिखी हैं वो बहुत ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक, कि वुमेन्स के स्ट्रगल को लेके लिखी गई हैं। और ये जैसे इनका नाम, इनकी स्टार्टिंग में जो फर्स्ट नोवेल आई थी जिसका नाम था क्लीन्ड आउट, इन्होंने 1974 में लिखी थी। उसमें इन्होंने अपना खुद का एक ट्रॉमा शेयर किया लोगों के साथ कि शी वॉज व्हेन शी वॉज 23 इन्हें एबॉर्शन करना पड़ा था, जो कि उस टाइम पे फ्रांस में लीगल भी नहीं था। इन्होंने इलीगल तौर पे अपना एबॉर्शन कराया और उसके बाद से इन्होंने अपनी ये जो बुक्स लिखना स्टार्ट करी, इनकी बुक्स को काफ़ी फेम मिला। तो इनका जो नीश है वो नीश ऐसा है कि ये क्लास एंड जेंडर इनइक्वालिटी, वुमेन स्ट्रगल, शेम, ट्रायम्स, रिग्रेस माइनिंग ऑफ हर ओन लाइफ एक्सपीरियंस। और ये बहुत ज़्यादा अपना ये बताती हैं कि जो मेरी बॉडी है उस पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए, ना कि सोसाइटी के वजह से मैं अपने रिएक्शंस दूँ या सोसाइटी के कारण हिसाब से मैं चलूँ। इनकी फेमस कुछ बुक्स हैं, अ वुमेन्स स्टोरी जो कि 1987 में आई थी, दूसरी है सिंपल पैशन 1991 एंड अ गर्ल स्टोरी 2016। इनकी ये 3 बड़ी फेमस बुक्स हैं। और नाम याद रखिएगा, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर एनी एर्नॉक्स, फ्रांस से। चलिए नोबेल पीस प्राइज़ की तरफ बढ़ते हैं। नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है 3 लोगों को। एक तो हैं एलिस ब्लितास्की ऑफ बेलारूस, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनका वायना नाम का एक फाउंडेशन भी चलता है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप। और इन्होंने ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए पूरी लाइफ काम किया है। और ये जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, जो बेलारूस के चीफ हैं, आप अगर जानते हो तो, अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब से इन्हें 2021 से डिटेन कर लिया गया है, ये जेल में है 1 साल से। और दूसरा जो दिया गया है वो मेमोरियल ग्रुप ऑफ रशिया है, जो कि ये मेमोरियल ग्रुप ऑफ रशिया स्टार्ट हुआ था 1975 में। और इस मेमोरियल ग्रुप को स्टार्ट करने की वजह थी कि इन्होंने जितनी भी जो अराजकता फैली है हिस्ट्री में जोसेफ स्टालिन के टाइम पे, जैसे कि आप जानते हैं सेकंड प्रेसिडेंट थे जोसेफ स्टालिन, जो कि व्लादिमीर लेनिन के बाद इंचार्ज बने थे यूएसएसआर के। उन्होंने अपने हाथ में सत्ता संभाली थी और उन्हें ऐसा बताया जाता है कि ही वॉज द बिगेस्ट मर्डरर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। और उनकी एट्रोसिटीज़ और उस टाइम पे जितने भी ह्यूमन राइट्स एट्रोसिटीज़ होती थी और वायलेशन होता था, और जितनी भी ये वायलेंस की इंसिडेंट्स हैं, इन सब का रिकॉर्ड ये मेमोरियल ग्रुप ऑफ रशिया रखता है, इसलिए इन्हें भी नोबेल पीस प्राइज़ में 1/3 पार्ट मिला है। और तीसरा ग्रुप है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ यूक्रेन। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ यूक्रेन 2007 में बना था। ये भी ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखते हैं और
इन्होंने भी बेलारूस के और यूक्रेन के रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा बताया है कि बेलारूस कैसे जगह दे रहा है रशिया को अटैक करने का यूक्रेन पे। इन सब के बारे में इन्होंने कवर किया है। तो ये थे नोबेल पीस प्राइज़ के तीनों नोबेल लॉरेट ग्रुप्स। एक एल एस बिलित्साकी जो कि बेलारूस से हैं, और मेमोरियल ग्रुप रशिया का, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ यूक्रेन का। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो आपके यूपीएससी के इससे बहुत रेलेवेंट होने वाली है, स्पेशली ये चारों जो कि आपको मेन दिए गए हैं, फिज़िक्स में फिजियोलॉजी और केमिस्ट्री, क्लिक केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पे। ये सारे कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको सीधी सीधी भाषा में ध्यान रखनी है, उससे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं पूछेंगे, सीधा नॉर्मल पूछेंगे क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है। तो इट विल बी जब टू मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं और उनके बीच में एक इंटेंगलमेंट बन जाता है, तो फिर उनके डिस्टेंस से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे एक रिएक्ट करेगा वैसे ही दूसरा रिएक्ट करेगा। ये क्वांटम इंटेंगलमेंट है। ऐसी क्लिक केमिस्ट्री है जो कि ऐसे मॉलिक्यूल्स को बताती है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से तुरंत क्लिक कर जाएं, एक दूसरे को मिमिक कर जाएं, तुरंत क्लिक कर जाएं, और जिससे जो बाइक प्रोडक्ट्स हैं वो भी ना निकलें, वेस्टेज ना हो, और कॉस्ट एफिशिएंट मेथड हो चीज़ें बनाने का, जैसे कि केमिस्ट्री में यानी कि मेडिसिन्स में। और फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर ये बैंक रन के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। बैंक रन का मतलब होता है जब अचानक से बहुत ज़्यादा विड्रॉल होने लगे बैंक से, उसे कहते हैं बैंक रन। और मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ये जो गैप है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ जो बैंक पे होती हैं, यानी कि विड्रॉल यानी कि टाइम डिपॉजिट्स, और फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो बैंक करता है बोरोवर्स को, उसके बीच में जो गैप है, ये मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कोप किया जाता है। और लिटरेचर में एनी नॉक्स को याद रखिएगा। तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देना है, क्योंकि इनकी बुक्स काफ़ी फेमस हैं और वनडे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। ये वनडे एग्जामिनेशन के हिसाब से काफ़ी रेलेवेंट है, दोनों नोबेल पीस प्राइज़ और नोबेल लिटरेचर। तो चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जो इस साल ही क्वेश्चन पूछा गया था क्वांटम एंटेंगलमेंट से रिलेटेड, और मैं आपको क्वांटम कंप्यूटिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन। तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग है, ये आपको पता होगा जिसने 2022 का प्रीलिम्स दिया होगा, इसीलिए मैंने इसे रखा था कि ये क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यही थी वीडियो फ्रेंड्स, और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो और मैंने एक वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री के PYQs की भी कवर करी है, उसका दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, तो आप पहले उसे देख लीजिए, और एक दो दिन में मैं उसे अपलोड करने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही था फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। तो आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।